प्रिय दोस्तों, मैंने लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो में खास तौर पर कहा था कि भाजपा के अंदर झगड़ा शुरू हो गया है। तब बहुत लोगों को यकीन नहीं हुआ था। मैंने जो कहा था वह सही था। झगड़ा हुआ क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जाती। यह पार्टी आरएसएस की मदद से चलती है। लेकिन झगड़ा अंदरूनी था। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री ने कई एमएलए और सांसदों को सीधे फोन किया, जिसमें सुरेश गोपी भी शामिल थे, और उन्हें तुरंत आने को कहा। इसका कारण था, समस्या है कि अंदर बड़ा झगड़ा है। अंत में वे जीते, हां, अगर सबने उम्मीद की तो वे जीते। ये सब सिर्फ बकवास अनुमान है। बाकी दूसरी पार्टियां भी है। एक बात और है कि चुनाव से 2-3 दिन पहले अमेरिका के साथ कोई समझौता हुआ था क्या? मूल रूप से चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि अमेरिका की बात मानेंगे। असल में अमेरिका को बीजेपी को तोड़ने में कोई खास दिक्कत नहीं है। ये सब गलत लोग हैं जो अमेरिकी खेल और अमेरिकी विदेश नीति को समझे बिना बातें कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो। सुनो ये, पाकिस्तान में इमरान खान कैसे जेल गए, अमेरिका के खिलाफ बोले, फिर संसद में यह मुद्दा बना, आखिर में 3-4 महीने बाद जेल में चले गए। कोई उम्मीद करता था कि वो जिंदगी भर जेल में रहेंगे? ये घटना सोचो। अब इस बात को छोड़ो, आगे का समय लेते हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने डबल राज्य अपनाया, यानी 2 राज्य वाला फॉर्मूला पहले बताया। ये फिलिस्तीन, इजराइल और हमास से जुड़ा मामला है। तुम देखो, 1 महीना भी नहीं गुजरा, इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को संसद में समर्थन मिला। दूसरी बार, तीसरी बार नए प्रधानमंत्री ने चार्ज संभाला। फ्रांस की बात आई, अमेरिका की अलायंस पार्टनर पर विचार किया। देखो, अगर वे वहां निवेश करते हैं तो बाहर खड़े किसी देश को वे परेशान करते। मैं ये बात कह रहा हूं तो तुम्हें वो सेंस समझना होगा। अमेरिका वैसे ही खेलता है। जो वहां राज करता है, चाहे कोई भी हो, वे उसके साथ रहते हैं। जिस देश में वे निवेश करते हैं, चाहे वहां कोई भी सरकार हो, वे उसके साथ खड़े रहते हैं। नहीं तो वो उसे दबा देंगे। मोदी या कोई और इसमें नहीं आता। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि बीजेपी को छोड़ो, अब टॉपिक पर आते हैं। अब अगला है ब्रिटेन। देखो, लगभग ऐसा ही है कि की स्टॉर्मर की सरकार नीचे गिर रही है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे रहे हैं, बाकी भी इस्तीफा दे रहे हैं। लेबर पार्टी के अंदर के लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। रिफॉर्म्स पार्टी बड़ी ताकत बनकर टॉमी रॉबर्ट्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। ये क्या बात है? आप इसे मजाक समझ रहे हो? ये बात फ्रांस को भी पता है, इंग्लैंड को भी पता है, ये सारी देश ये सब जानते हैं और वे इसे लेकर परेशान हैं। उनके साथ खड़े रहे। इसीलिए तो इमैनुअल मैक्रो ने तुरंत अपना स्टैंड बदला, की स्टाबर ने अपना स्टैंड बदला, मोदी ने भी अपना स्टैंड बदला, क्योंकि मोदी को भी पकड़ मिल गई थी, वरना वो भी ट्रोल हो जाता। इसीलिए जल्दी से यू टर्न लेकर अमेरिका भाग गया। डॉलर अब भी गया नहीं, अभी भी ट्रंप को टाल रहा है। अब देखो, कोई आवाज तक नहीं कर रहा। चलो अब इस बात को छोड़कर भारत की बात करते हैं। गडकरी ने आज क्या बयान दिया? गडकरी का क्या स्टेटमेंट था? यह एक सोचने वाली बात है कि पहली बार गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में बायो लिक्विड यानी एथेनॉल मिलाया जा रहा है। गडकरी का कहना है कि यह कदम हमारे किसानों की मदद के लिए है, लेकिन कई वैज्ञानिक रिसर्च बताती हैं कि इससे गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है और गाड़ी की लाइफ भी घटती है जब इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। यह मुद्दा असल में किसने उठाया? असल में यह कांग्रेस नहीं है, बल्कि गडकरी के अपने कारोबार का मामला है, यानी शुगर कंपनी का। जो ये कह रही है वो वही चीज है जिससे एथेनॉल बनता है। जो कुछ भी कहा और बनाया गया वह सब प्लेट बदलकर गडकरी को इतना निशाना बनाना, इसका मतलब है कि भारत में एक बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। एथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल में होने के कारण उसे कौन टारगेट कर रहा है? अमित शाह और बीजेपी, क्योंकि वह आरएसएस का आदमी है। यह वही सोशल मीडिया है जहां बीजेपी का एक ग्रुप गडकरी और उसके बेटे के खिलाफ है और बड़ी समस्या बना रहा है। मतलब एथेनॉल की फैक्ट्री जहां है वो गडकरी के बेटे की है। पहले गडकरी खुद थे। गडकरी के बेटे की वजह से वे कई सालों से अपने परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। कुर्ती इंडस्ट्रीज, शुगर मिल और वो सारी बातें हैं। कौन है जिसने ये सब इतनी जल्दी लेकर आया? इतने कम दिन में ये सब होना मुमकिन नहीं था। ये जल्दी में लाया गया मामला था क्योंकि गडकरी वहां हाईलाइट कर रहे थे आरएसएस की वजह से।
मोदी को रिप्लेस करने के लिए जल्दी से गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। अभी ये मामला चला, वो चला, फिर ये आ गया। गडकरी पैसे कमा रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं। सब कुछ अचानक ही हुआ। फिर आरएसएस के अंदर एक और ग्रुप अमित शाह के खिलाफ अचानक बेटे के मुद्दे को लेकर सामने आ गया। ये कांग्रेस ने नहीं लाया है। बीजेपी के अंदर जो इशू है, मतलब बीजेपी के अंदर एक हिस्सा है जो आरएसएस के करीब है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के साथ है, लेकिन उसके अंदर जो असली मायने रखने वाले लोग हैं वो सब मोदी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा है। तो मैं पूछता हूं, क्या यही तो मैंने पहले कहा था? अब ये साफ साफ सामने आ गया है। आज गडकरी ने एक सेमिनार में जाकर कहा कि उनके पीछे एक पेट्रोलियम लॉबी है। वो कौन है ये पेट्रोलियम लॉबी? कौन कह रहा है? पेट्रोलियम लॉबी किसे कहते हैं? तुम समझो, ये जो मैं कह रहा हूं, अंबानी और अडानी ही हैं इस पेट्रोलियम लॉबी के असली मालिक। इन्हीं लोगों ने पल्ला झाड़ा है। इन सब के पीछे कौन है? इनके पीछे मोदी और उनके साथी हैं। ये बात खुलकर कही जा रही है। यही असली मामला है। मैंने पहले भी कहा था, ये वही बात है। पहले इसे समझो, इसमें बहुत गहराई है, बहुत बड़ा मामला है। मोदी अमेरिका के साथ सेटिंग करके काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर। यही मैं कह रहा हूं। मोदी का वो पुराना जोश और उत्साह अब खत्म हो गया है। ये सब मानसिक रूप से भी पस्त हो गए हैं। ये सब उसी तरह की बात है जो मैं कह रहा हूं। भाषा देखो, समझ लो। मोदी ऐसे नहीं बोलते। जो कुछ भी होता है वो बिहार चुनाव के कारण होता है। मोदी की जिंदगी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब प्रधानमंत्री के लिए बहुत क्रूशियल है। ये जो बीजेपी वाले मोदी के खिलाफ वोट देने लगे हैं, भारत के कई हिस्सों में ये सच है। लोग मोदी को बुरा भला कहना शुरू कर चुके हैं और इस राज्य में भी ऐसे लोग हैं। इसके चलते विरोध भी हो रहा है। मोदी को गंदा कहने वाले कौन है? ऐसे लोग बीजेपी के ही हैं। बीजेपी को कौन नेतृत्व दे रहा है? वो तो अज्ञात बीजेपी है, मतलब पिछले संसद चुनाव में कई बार सीट भी नहीं दी गई। ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मोदी के साथ अच्छा बॉन्ड तक नहीं जाने वाले। बहुत से लोग हैं जो इसके अंदर कई जगहों पर नेतृत्व दे रहे हैं। अब इस गडकरी के भाषण के साथ वे सब अब दिखने लगेंगे। मतलब आने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोदी के पास केवल 1 साल है, अन्यथा उन्हें अमेरिका से सहारा लेना होगा, या मोदी नीचे गिरेगा या फिर खुद इस्तीफा देगा। इसे समझो, ये कांग्रेस की कोई काबिलियत नहीं है, ये कांग्रेस की ताकत भी नहीं है, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है नेपाल के बाद भारत में बेरोजगारी के बारे में बात, नेपाल के साथ हमारे हालात मिलते जुलते हैं। इंडिया में बेरोजगारी सबसे ज्यादा गांवों में नहीं बल्कि शहरी इलाकों में है। रोजगार की कमी बढ़ती जा रही है। लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, 1 साल में इतना रोजगार पैदा करना होता है। इतने लोग पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं, लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। ये सब इसी वजह से होता है। जब नौकरी नहीं मिलती तो ये लोग क्या करेंगे? बस यही मैं कह रहा हूं, कभी कभी नेपाल भारत में दोहराएगा और उसकी अगुवाई बीजेपी ही करेगी। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा, ये तो गोदी मीडिया को भी जोरदार झटका लगा है। नेपाल में गड़बड़ी हुई, उन्हें वहां टिकना भी मुश्किल हो रहा है। उनके लिए बदलाव आना शुरू हो गया है, क्योंकि यह भारत में भी होगा। बीजेपी में आरएसएस के एक हिस्से में मोदी के खिलाफ खिंचाव है। यह सब बदलाव लाएगा। आने वाले दिनों में यह सब सार्वजनिक मंचों पर भी सामने आएगा, क्योंकि बिहार में हारने के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। नीतीश कुमार क्या कहेंगे? उनका शासन होने की वजह से ही तो नहीं जीता। इसके पीछे क्या कारण है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में युवाओं को रोजगार पर भरोसा नहीं है। भारत में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है अभी भी, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं जा रही, नए लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। वैसे ही सामानों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, जबरदस्त महंगाई है। ये जो मैं बता रहा हूं, कई जगहों पर अगर सैलरी बढ़ भी जाए तो भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि अभी एक 30,000 से 40,000 रुपए की सैलरी पाने वाला आम आदमी सोचता है उसकी किराया देना हो या बच्चों की फीस भरनी हो, और ऊपर से टैक्स भी तो बहुत भारी पड़ता है। कई जगहों से टैक्स काटा जाता है, वो भी उस अमेरिकी टैरिफ की वजह से है। कुछ जीएसटी में थोड़ी कटौती हुई है, लेकिन यह सब वैसा असर नहीं दिखाता जैसा लोग कहते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बात किस मिडिल क्लास की हो रही है।
इंडिया में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास? क्योंकि जब हम भारतीय शहरों की जिंदगी की बात करते हैं तो मिडिल क्लास की बात होती है, जिसमें थोड़ा बहुत अपर मिडिल भी शामिल है। क्लास में मैं जो बता रहा हूं वो हायर क्लास की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता जैसा मैं बता रहा हूं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती। और अगर ये सब घटनाएं नहीं होती तो वे लोग जरूर सड़कों पर निकल आते। सब यही इंतजार कर रहे हैं। बिहार चुनाव ही है जो सबसे जरूरी है। बिहार चुनाव का रिजल्ट बहुत ही अहम होगा। उसके बाद बीजेपी की कमर टूट जाएगी। कभी कभी कई लोग खुलेआम कहते हैं कि सब ऐसे ही चल रहा है। कई बार इनके पास मौका भी नहीं आया। कई नेताओं के खिलाफ भी कई तरह से वे लोग हैं। बिहार के अंदर कई केस लगाए गए हैं। बीजेपी के नेताओं को दबाने के लिए कई केस लाए गए हैं। लोग अब पूछते हैं कि ये कब तक चलेगा, कब ये फूटेगा। पहले मोदी 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 की बात होती थी। अगर कहीं ये नाम सुनाई देता था तो अब वो नाम धीरे धीरे गायब हो गया है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों अब वो नाम नहीं सुनाई देता? क्योंकि वो सुरक्षा और उम्मीद जो ये यूनियन सरकार यानी केंद्र सरकार देने वाली थी, वो नहीं मिल पाई। बहुत उम्मीद लेकर लोग आए थे, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं बची है। बहुत सारे युवा बेरोजगार होकर बार बार बाहर आ रहे हैं। जिनके पास नौकरी है वो भी जा रही है। सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। असुरक्षा की स्थिति बनने लगी है। लोकतंत्र को पकड़ के रखना मुश्किल हो रहा है और यही बात इस बयान में भी झलकती है। ये गडकरी और अमित शाह फिरने लगे हैं। ये सब सोशल मीडिया पर है। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ है। साफ है कि इसके पीछे लोग भी हैं। बीजेपी के लिए ये खुद के अंदर टूटने की भी चिंता की बात है, यानी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ा कुछ लेने का मन नहीं है। ये सब बस अलग होने का मामला है। उससे पहले क्या था, फिर बिहार चुनाव का रिजल्ट कैसा आया, उसी के आधार पर यह सरकार आगे बढ़ेगी। साफ साफ कहूं तो यह सरकार ज्यादा लोगों को पकड़ के रखने में मोदी सक्षम नहीं है। इसीलिए मोदी ने कुछ भी छोड़ दिया हो या कोई समझौता किया हो, अमेरिका की वजह से वह कमजोर पड़ रहा है। अब उसे समझ आ गया है कि वह टिक नहीं सकता। बस यही वजह है कि उसने यू टर्न लिया और अमेरिका चला गया। हालात ऐसे ही हैं। भारत में चीजें उतनी सहज नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। अंदर भी समस्या है, बाहर भी समस्या है। लोगों के लिए भी समस्या है, घर वालों के लिए भी समस्या है। फिर ये कैसे संभलेगा? नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं। अगर अब वो इसे पार कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए इस विषय पर काबू पाना बहुत कठिन है। ये उनके लिए बड़ा मुकाम होगा। मैं यही कहता हूं कि यह लोकतंत्र है। ये वही क्लासिक उदाहरण है जो नेपाल में हुआ था। देखते हैं आगे क्या होता है।